श्री राजीव बनर्जी जी, हमारे विधानसभा के काशीपुर बेलगछिया के प्रत्याशी शिवाजी सिन्हा रॉय जी और रितेश तिवारी जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सुनील राय जी जो असेंबली के कन्वीनर हैं, रंजीत झा जी प्रोग्राम के इंचार्ज हैं और सत्यजीत विश्वास जी जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, और हमारे काशीपुर बेलगछिया के प्रबुद्ध नागरिक बंधु, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले जब मैं बेलगछिया के काशीपुर के इस विधानसभा के लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो सबसे पहले तो मैं बेलगछिया के परेश नाथ जैन मंदिर को अपना नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। उसी तरीके से सर्वमंगला मंदिर को भी हम माथा टेकते हैं, शीश झुकाते हैं और नमस्कार करते हैं। उसी तरीके से दुर्गा मंदिर में भी अपना शीश झुकाते हैं और उनको नमन करके आशीर्वाद लेते हैं। मुझे इस धरती के लोगों के साथ जुड़ने में जहां अत्यंत हर्ष हो रहा है, वहीं क्रांतिकारी वीर हमारे जतिन दास जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लाहौर में 63 दिनों तक अनशन करके बलिदान दिया था, शहादत दी थी, उनको भी मैं नमन करता हूं। बादल गुप्ता जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी नमन करता हूं। और जेसी बोस हमारे जाने माने बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसी पुण्य धरती के लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है, चुनाव का समय है। आप सब लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, आप सब लोग अपने हेल्थ के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मुंह पर मास्क लगा करके इतनी गर्मी में आप सब लोग एकत्र हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मैं लॉकेट चैटर्जी का वक्तव्य सुन रहा था, भाषण सुन रहा था। वो कह रही थी कि दीदी धमका रही हैं, दीदी डरा रही हैं, ममता दीदी कार्यकर्ताओं के लिए हर तरीके की बातें कर रही हैं, और वह जिसको कहते हैं कि एक तरीके से वायलेंस के दृष्टि से उनके कार्यकर्ता लोगों को उकसा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दीदी ने हार मान ली है। 6 फेजेस में दीदी का खेला शेष हो गए, कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। इसलिए गुस्सा, इसलिए गुस्से के साथ साथ वो अपना जो अंदर का उबाल है वो निकाल रही हैं, वो गुस्सा दिखा रही हैं। और उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे हैं, अपना पेशेंस खो बैठे हैं। वह लोग हर तरीके से लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बंगाल की प्रबुद्ध जनता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं, जिन्होंने इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में यह तय कर लिया है, ममता जी आपका जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। हम जानते हैं कि अभी ममता जी इस संक्रमण काल में जिस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही हैं, गलत जानकारियां देने का प्रयास कर रही हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बोलती है वैक्सीन की कमी है। ममता जी, अगर वैक्सीन की कमी है तो हर दिन आपके आंकड़े वैक्सीन के बढ़ते कैसे चले जा रहे हैं? आपको प्रशासन में 10 साल रहने के बाद इतना भी अंदाजा नहीं है कि एक तरफ वैक्सीन की कमी बता रही है और दूसरी तरफ वैक्सीन के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वैक्सीन लगने के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जनता को भ्रम में रखने का जो आपका तरीका है, अनूठा तरीका है, इसको बंगाल की जनता बखूबी पहचानती है, जानती है।
मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगा करके भारत की सेवा कर रहे हैं, बंगाल की सेवा कर रहे हैं, और ममता जी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं आती हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेती हैं। उनका अहम बंगाल की जनता से ज्यादा ऊंचा और बड़ा हो जाता है। उनके अहम के कारण वो बंगाल की जनता को मिलने वाले हक से उसको वंचित रखती है। अभी 17 मार्च को पिछले मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, ममता जी उसमें भाग उन्होंने नहीं लिया। उसमें तय होना था कि किस प्रदेश को कितना वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे उसको लगाया जाएगा, कैसे उस प्रोग्राम को रोल आउट किया जाएगा। ममता जी ने उस बैठक में न आकर के बंगाल की जनता को जो निरादर हुआ है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हम ममता जी को बहुत दिन तक उस कुर्सी पर रखेंगे नहीं। 2 तारीख के बाद आप बंगाल के बेटा जो बंगाल का धरती पुत्र होगा वह मुख्यमंत्री बनेगा, कमल खिलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मई और जून महीने के लिए 5-5 किलो अनाज देने का तय किया है। अब मैं चाहूंगा कि ममता जी इसकी चिंता करें, लेकिन यह बात भी पक्की है कि 2 तारीख के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रहना नहीं है। जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि पिछले साल जब आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला था तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को एक खिताब मिला था। क्या खिताब मिला था? चौल चोर, चावल की चोरी करने वाला टीएमसी का कार्यकर्ता, उनको एक खिताब मिला चौल चोर। ये चौल चोर वालों को दोबारा नहीं मिलेगा। अब चावल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 5 अपने बंगाल के जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनको ये मिलने वाला है। 80 करोड़ जनता को मई और जून महीने में 5 किलो अनाज देने का व्यवस्था की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बांग्ला का तो भालो भाषा हो, कितना बढ़िया भाषा है, कितनी मीठी भाषा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बंगाल कितनी मीठी भाषा है, लेकिन जब ममता जी बोलती हैं तो वो बंगाल की भाषा का क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। ऐसा गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा क्यों है आपको? ये क्यों आप गुस्सा कर रही हैं? आपकी भाषा में कोई कंट्रोल नहीं, कोई संयम नहीं। इतनी अच्छी भाषा बंगाल की, इतनी मीठी भाषा, और इतना ताप चढ़ा रहता है आपको, इतना ताप कि आप इस तरीके से गुस्सा करती हैं और भाषा का संयम खो बैठती हैं। क्या नहीं बोला आपने प्रधानमंत्री जी को? कौन सा अलंकार नहीं लगाया आपने? क्या नहीं बोला आपने गृह मंत्री जी को? आपने क्या नहीं बोला? मेरे नाम के आगे क्या क्या अलंकार नहीं लगाया आपने? यह बंगाल की भाषा है। आप बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं। अरे बंगाल के भीतरी तो हम हैं, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के सारे देश में कमल को खिलाया, कमल बढ़ाया, और कमल के साथ साथ धारा 370 को समाप्त किया। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को पूरा करने के लिए हमने काम किया है। इसलिए बंगाल के विचार को और बंगाल के सपूत के विचार को देश में पहुंचाने का काम हमने किया है। आप बोलते हैं भारी भीतरी, जो आप संस्कृति का परिचय देती है वो बंगाल की संस्कृति है क्या? वो बंगाल की भाषा है क्या? वो भीतरी है क्या? अरे भीतरी तो हम हैं, हम मोदी जी हैं जो इतनी संयमित भाषा में दीदी को संबोधित करते हुए आदर पूर्वक तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। इसलिए मित्रों, जब ये बंगाल की संस्कृति की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व, हमेशा बंगाल की संस्कृति, बंगाल की भाषा और बंगाल के लोगों के प्रति आस्था, इसको दिखाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ममता जी मां, माटी, मानुष के नाम पर आई थी। मां की जितनी चिंता की है हम सबको मालूम है। अगर मैं ममता जी की बात करूं और मां की बात करूं, बंगाल में वो बोलती है कि मैं बंगाल की बेटी हूं, वो बोलती है कि मैं बंगाल की
दीदी हूं। क्या है वो बंगाल की दीदी? सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट अगर नहीं कहीं से आ रहा है तो वो बंगाल से नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा मर्डर केसेस रिपोर्टेड बंगाल में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी महिलाओं का बंगाल में हो रहा है। स्थान स्थान पर हो रहा है। मैं बेलगछिया की बात कर रहा हूं, यहां के स्लम्स में भी बंगाल की महिलाओं के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है और पुलिस हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। यह मैं बेलगछिया की बात आपको बता रहा हूं। इस तरीके का यहां बंगाल में हो रहा है। और क्या शोभा मजुमदार बंगाल की मां नहीं थी क्या? क्या शोभा मजुमदार बंगाल की बेटी नहीं थी क्या? 80 वर्ष की वृद्धा अपने बेटे को बचाते बचाते अपनी जान उनकी चली गई। उनको जान से हाथ धोना पड़ा। क्या वो बंगाल की मां नहीं थी क्या? क्या ये जो 130 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, इनके बहनों को ने भाई नहीं बिछड़ा क्या? और हमारी माताओं की गोद सूनी नहीं हुई क्या? ये जो आज बंगाल की बेटी और बंगाल की मां बोल रही हैं, इन्होंने महिलाओं को असुरक्षित किया है बंगाल के अंदर। 2 तारीख का इंतजार करो, उसके बाद कानून का राज होगा और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं चौल चोर की बात करूं, अम्फान चोर की बात करूं, तिरपाल चोर की बात करूं, बालू चोर की बात करूं, कोयला चोर की बात करूं, सिंडिकेट राज की बात करूं, तो हर चीज घूम करके टीएमसी के ऊपर आ जाती है। और भाईपो, कौन भूल सकता है भाईपो को? ये सारा बंगाल की सरकार समर्पित ही भाईपो को रही है। आप बताइए कि कोरोना के दौरान चावल की चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि अम्फान के समय त्रिपाल चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए लोगों के मकान मछुआरों के बनने से उनको वंचित रखा गया कि नहीं रखा गया? हर तरीके का भ्रष्टाचार किया गया। सिंडिकेट राज, कोयला चोरी, बालू चोरी, और ये सारी चोरियों में वहां की सरकार संलिप्त हुई है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार, अभी इनको हाईकोर्ट ने कह दिया कि अम्फान के पैसे का हिसाब किताब दो और इनको कहा गया कि सीएजी से उसकी ऑडिट कराओ। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ममता जी ऐसा भय कहनो, क्यों ये आपको डर लगता है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? किस लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गई? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अम्फान में प्रधानमंत्री जी ने 2775 करोड़ रुपए दिए अम्फान में। लेकिन सिंडिकेट राज, ये सिंडिकेट राज और ये पीसी भाईपो का राज, ये जो राज है ये इसी तरीके से चल रहा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वच्छ भारत के तहत 1,14,00,000 शौचालय बनाए गए और सारे देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसका अर्थ क्या बना कि बंगाल में हमारी बहनें अपने दैनिक क्रिया के लिए भी घर से बाहर जाया करती थी। क्या स्थिति होगी महिलाओं की? और ये इज्जत घर बना करके, ये शौचालय बना करके, ये टॉयलेट बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, एम्पावरमेंट किया है, उनको मुख्य धारा में जीने का अधिकार दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। गैस के सिलेंडर्स लगभग उसमें भी 78 लाख सिलेंडर दिए गए और 8 करोड़ सिलेंडर सारे देश में दिए गए। 78 करोड़ सिलेंडर और गैस के कनेक्शन बंगाल में दिए गए। यह भी महिलाओं का, माताओं का सशक्तिकरण का तरीका है। उसी तरीके से उजाला योजना, उसमें भी एलईडी बल्ब बांट करके उसमें भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। सौभाग्य योजना के द्वारा हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली पहुंचाने का काम, गरीब लोगों के घरों में पहुंचाने का काम, मुफ्त बिजली की तार पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मैं बंगाल की जनता को मोदी जी के आशीर्वाद से आयुष्मान भारत देना चाहता था। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मिला है।
बंगाल के 4,64,00,000 लोगों को यह फायदा मिलना था। लेकिन दीदी होबे ना होबे ना होबे ना, होगा नहीं, करने नहीं देंगे। अब दीदी 2 तारीख के बाद होबे 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 आयुष्मान भारत की सुविधा आपको मिलेगी, यह बात आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। और जब मैं ये कह रहा हूं आपको, तो पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 4,34,00,000 लोगों को चिट्ठियां भिजवाई थी कि आपको आयुष्मान भारत में जोड़ा जा रहा है। ममता जी की सरकार ने पोस्ट ऑफिस से ये चिट्ठियां फड़वा दी, वापस भिजवा दी, वहां पर लागू नहीं होने दिया, इसलिए कि ये मोदी जी ने भेजा है। आप बताओ, उनका अहम 4,64,00,000 लोगों के ऊपर भारी पड़ा। और कौन थे ये? गरीब लोग थे। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रैग पिकर, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, ऐसे गरीब लोगों को 4,64,00,000 लोगों को मैं 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री मोदी जी उनको हेल्थ कवर दे रहे थे। 5 लाख रुपए सालाना, साल का दे रहे थे, हर साल। लेकिन इसके बीच में वो आकर के खड़ी हो गई। अब जब आप हमारी सरकार बनाएंगे, 2 तारीख के बाद जब पहली कैबिनेट होगी, आयुष्मान भारत बंगाल में लागू होगा और 4,64,00,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक नई सुबह होगी। इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 76 लाख किसान, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला था। लेकिन बस ममता दीदी होबेना कौरबेना, होबेना कौरबेना, किसानों के बीच में आकर के खड़ी हो गई। और 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल रहा था, उसको रोकने का काम ममता दीदी ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 2 तारीख के बाद हमारी सरकार बनेगी। पिछले 3 साल का 18,000 रुपए बकाया, यह भी 76 लाख किसानों को मिलेगा। और इसके साथ साथ हर साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा किसानों को मिलेगा। इसकी हम चिंता करेंगे। और यही नहीं, इसके साथ 4,000 रुपए लैंडलेस किसान को दिया जाएगा, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उसको साल का दिया जाएगा। और इसी तरीके से 3,000 रुपए पेंशन दी जाएगी उन किसानों को जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की होगी। तो हमारा यह प्रयास है कि हम इस तरीके से लोगों को और किसानों को जोड़ें और उनको आगे बढ़ाएं। जब यूपीए का जमाना था, जिसमें ममता जी भी एक समय मंत्री नहीं थी, उस समय की सरकार ने बंगाल के विकास के लिए 1 लाख करोड़ और 32 लाख रुपए उन्होंने भिजवाए थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तो हमने बंगाल के विकास के लिए 4 लाख करोड़ और 32 लाख भिजवाए हैं। इस तरीके से हमने आपके विकास में अपना योगदान किया है। 3 सोलार सिटीज, सोलार सेंटर्स बनाए गए हैं, मधुग्राम में, हावड़ा में और हमारे न्यू टाउन में, तीनों को सोलार सेंटर बनाया गया है। उसी तरीके से 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने 4,700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे। जब 22 तारीख को आए तो उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दिया था और इस तरीके से विकास में अपने आप को जोड़ा था। 25,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में सिर्फ 675 किलोमीटर की नेशनल हाईवे के लिए पैसा दिया गया है। मित्रों, उसको जमीन देने की बात थी, ममता जी ने जमीन नहीं दी थी। अब हमारी सरकार बनेगी, जमीन भी देंगे और नेशनल हाईवे भी बनेगा। 675 करोड़ रुपए का हाईवे बनेगा, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। ईस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर और विजयवाड़ा तक जाना था, उसके लिए भी हम लोगों ने सैंक्शन दिया, प्रधानमंत्री जी ने उसका सैंक्शन दिया है। उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जिसमें भुसावल से खड़गपुर और खड़गपुर से दानकुनी वहां तक के लिए भी कॉरिडोर के लिए व्यवस्था की गई है, जो लाखों लोगों को रोजगार भी देगा और उनके आर्थिक विकास में अपना योगदान करेगा। उसी तरीके से पेटुआ घाट फिशिंग हार्बर, इसके लिए भी मोदी जी ने सैंक्शन दिया है और यह काम भी तेजी से होगा। 1,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है ताकि हम अपने नॉर्थ बंगाल में चाय के बागानों में जो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं,
उनका जीवन अच्छा हो सके, जीवन का स्तर बढ़ सके, इस तरीके का काम हम कर रहे हैं। जहां तक हेल्थ केयर का सवाल है, उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जहां महिलाओं को मुफ्त हेल्थ केयर देंगे, वहीं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फैसिलिटी देंगे। और जो हमारी आशा वर्कर हैं, जिनको अभी 4,500 मिलता है, उनको 6,000 रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से उनके दैनिक जीवन में भी परिवर्तन लाया जाएगा। आयुष्मान भारत के बारे में मैंने आपको बताया कि उस तरीके से जोड़ा जाएगा। और युवाओं के लिए लगभग 10,000 युवाओं को 25 लाख रुपए का आर्थिक सपोर्ट करके उनको स्टार्टअप्स खड़ा करने में हम अपना योगदान करेंगे। और इसके साथ साथ हर ब्लॉक लेवल पर नेताजी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, ताकि स्किल्ड लेबर डेवलप होकर के हमारे भारत के अपने जो हुनर है उसमें युवाओं का योगदान हो सके और वह आगे बढ़े। इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे। जहां तक हमारे कैंडिडेट साहब का सवाल है, शिवाजी सिन्हा राव जी का, ये बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये पूरी तन्मयता के साथ कैंप लगा करके और लोगों के वेलफेयर में जुड़े रहते हैं। इनको हमने सफलता दिलानी है। और हमें मालूम है कि आपके इलाके में सड़कों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है, जो लोग स्लम्स में रहते हैं वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और इसके साथ साथ वहां पर रिक्शा वाला, हॉकर, इन गरीब लोगों के साथ पुलिस वाले वहां टोलाबाजी करते हैं। और वहां के जो काउंसलर्स हैं और वहां के जो नेतृत्व है वह इनके साथ मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक सिंडिकेट बना हुआ है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करे तो उसको टोलाबाजी देनी पड़ती है। महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। और इसी तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ये हॉकर्स, इनसे वसूली की जा रही है, टोलाबाजी ली जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप शिवाजी सिन्हा राव जी को आप चुनाव जिताए, कानून का राज होगा, महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा, विकास होगा, टॉयलेट भी बनेंगे, रोड भी अच्छी होगी, ड्रेनेज सिस्टम में भी सुधार होगा और नई उमंग के साथ इलाका खड़ा होगा। इस काशीपुर का इलाका, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना पूरा समर्थन देंगे, आप पूरी ताकत के साथ उनको जिताएंगे। और जो बंगाल की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, उसमें आप इनको पहुंचाने में, यानी उनके एमएलए बनने से वह सरकार बनने में सुदृढ़ीकरण जो आप करेंगे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के बाद मैं जरूर आपके दर्शन करने आऊंगा। इच्छा तो मेरी आज भी आने की थी, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है, उसके कारण मुझे आने में मैं असमर्थ रहा हूं। इसलिए आपसे मैं डिजिटली ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहा हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जहां महिलाओं को मुफ्त हेल्थ केयर देंगे, वहीं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी फैसिलिटी देंगे। और जो हमारी आशा वर्कर हैं, जिनको अभी 4,500 मिलता है, उनको 6,000 रुपए देने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से उनके दैनिक जीवन में भी परिवर्तन लाया जाएगा। आयुष्मान भारत के बारे में मैंने आपको बताया कि उस तरीके से जोड़ा जाएगा। और युवाओं के लिए लगभग 10,000 युवाओं को 25 लाख रुपए का आर्थिक सपोर्ट करके उनको स्टार्टअप्स खड़ा करने में हम अपना योगदान करेंगे। और इसके साथ साथ हर ब्लॉक लेवल पर नेताजी ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, ताकि स्किल्ड लेबर डेवलप होकर के हमारे भारत के अपने जो हुनर है उसमें युवाओं का योगदान हो सके और वह आगे बढ़े। इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे। जहां तक हमारे कैंडिडेट साहब का सवाल है, शिवाजी सिन्हा राव जी का, ये बहुत जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं और ये पूरी तन्मयता के साथ कैंप लगा करके और लोगों के वेलफेयर में जुड़े रहते हैं। इनको हमने सफलता दिलानी है। और हमें मालूम है कि आपके इलाके में सड़कों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है,
जो लोग स्लम्स में रहते हैं वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और इसके साथ साथ वहां पर रिक्शा वाला, हॉकर, इन गरीब लोगों के साथ पुलिस वाले वहां टोलाबाजी करते हैं, और वहां के जो काउंसलर्स हैं और वहां के जो नेतृत्व है वह इनके साथ मिलजुल करके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक सिंडिकेट बना हुआ है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करे तो उसको टोलाबाजी देनी पड़ती है। महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। और इसी तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ये हॉकर्स, इनसे वसूली की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।